हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी होगी। बार बार मैं बोलते रहता हूँ, कर लो, है ना। परंतु आज का जो टॉपिक होने वाला है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप लोग 11वीं के हो तो देखो, आप लोग 12वीं के हो तो देखो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो देखो, आप किसी भी फील्ड पर हो और आपका विषय केमिस्ट्री है, तो वहां पर कार्बनिक यौगिक होंगे ही होंगे। और कार्बनिक यौगिक एक कार्बन के भी हो सकते हैं और बहुत सारे कार्बन भी उसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे आप इन्हें लिखोगे, कैसे आप इन्हें पढ़ोगे, लिखा कैसे है, उसे किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, ये सब चीजों के बारे में बात होगी आज की इस वीडियो में। तो नॉट ओनली दिस वीडियो डेडिकेटेड टू 11th क्लास बट ऑल्सो इट्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, और सॉरी एनी सब्जेक्ट नहीं, एनी क्लास, या फिर जो भी आपका विषय हो। विषय क्यों निकल रहा, जिस भी जगह पर आप हो और आपका विषय केमिस्ट्री है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किन किन विधियों द्वारा कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर सबसे पहले आप जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे नामकरण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब ये ना हर बार हमसे होता है कि हम लिखते सीधा हैं, पता नहीं ये नीचे तरफ आके तिरछा क्यों हो जाता है। अभी साइड ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण डन। तो अब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दो तरह से किया जाता है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट, और वो है सामान्य नामकरण विधि, और हमारे पास में दूसरी होती है IUPAC नामकरण विधि। एक एक करके बहुत धीरे धीरे समझेंगे। बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। चलो तीन पार्ट बनाते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में हम ऐसी कार्बनिक संरचनाओं के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल बेस लेवल की होगी। कार्बन बिल्कुल अपनी संयोजकता को पार कर चुका होगा। जितने कार्बन चार आवन बना सकता है आपको पता है, तो हम चार आवन के अनुसार आधार पर ही कार्बनिक संरचनाएं बनाएंगे और उनका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। फिर क्रियात्मक समूह के आधार पर करेंगे कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, उनके लिए किन अनुलग्नों का प्रयोग किया जाता है। एंड देन लास्ट, ये खुली संरचना के लिए थे। बाद में जब हम आगे जाएंगे तो हम बंद संरचना वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो डिटेल वीडियो होने वाला है। और ऑब्वियसली बात है, कहीं पर से भी आप देख रहे हो, किसी भी क्लास से आप देख रहे हो, आपके लिए ये रूट होगी आईयूपीएसी नामकरण विधि के लिए। ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, आप कहीं से भी देखो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सामान्य नामकरण विधि। मोस्ट डिफिकल्ट विधि में इसे मानता हूं, क्योंकि इसमें नाम आपको याद रखना पड़ता है। आईयूपीएसी नामकरण विधि में आपको नाम याद नहीं रखना बेटा, आपको कुछ बेसिक रूल याद रखने हैं। और वो नियम यदि आपको एक बार समझ आ गए, मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझने की बात कर रहा हूं और प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, यदि आ गए तो कभी भी आपसे आईयूपीएसी नामकरण बन सकता है। नींद में भी आप किसी भी कार्बनिक श्रृंखला का आईयूपीएसी नामकरण या फिर नाम सुन के उसकी संरचना को व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सामान्य नामकरण विधि। इस विधि में कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाता। जिस भी, लिख लो सामान्य विधि के लिए लिखो, जिस माध्यम, पहले सामान्य नामकरण की परिभाषा लिखते हैं। बेसिकली बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि आप थ्योरी में लिखा, तो आज मैं थ्योरी भी लिखाऊंगा, नियम वाइज लिखाऊंगा। जिस माध्यम से कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, उन्हीं के लैटिन नाम को उस कार्बनिक, उस लैटिन नाम को उस कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिस माध्यम से कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, उन्हीं उन्हीं के लैटिन नाम को उस कार्बनिक यौगिक का
नाम दे दिया जाता है। चलो अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। हमें पता है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, संरचना देखो, HCOOH संघनित सूत्र है। पूर्ण संरचना सूत्र भी आपके लिए बता देते हूं। यहाँ पर कार्बन होगा, द्विआवन से एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा बेटा, इस और ऑक्सीजन और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। और ये जो है ना, ये जो कार्बनिक यौगिक आपको दिख रहा है, ये पहले जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था लाल चींटी पे। किससे? देखो लाल है तो हमने लाल चींटी का प्रयोग करा, लाल कलर का प्रयोग किया, लाल चींटी में ये प्राप्त होता था। ठीक है, कहां प्राप्त होता था ये? लाल चींटी। अब लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मिका। और फॉर्मिका से ही ये नाम निकल कर आया जिसे ही कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार से आप जब आगे जब पढ़ोगे, कहा आगे की क्लास में जाओगे, जब आप हेलो एल्किन हेलो एलिन्स पढ़ोगे, जब आप कीटोन एसीटोन पढ़ोगे, सिट्रिक अम्ल वगैरह पढ़ोगे, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ोगे, यह भी एक तरह का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो कुछ कुछ सामान्य नाम आपको याद करना होगा। 11वीं वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता दूं कि लाल चींटी से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। इस वजह से इसे हम फॉर्मिका, लाल चींटी को फॉर्मिका कहा जाता है और फॉर्मिका से ही निकल कर एक नाम आया जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिका। ठीक है, अब ये होगी सामान्य नामकरण विधि। फटाफट से इसका नाम लिख लो, देन हम स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और काम की जो विधि है आयुर्वेद। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, जैसे कि हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे घर वाले हमारा एक अलग नाम रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? अलग सा नाम रखते हैं। परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो घर वालों के अलावा बहुत सारे लोग भी बोलने लगते हैं, हमें लगता है बुरा। हम ये बोलते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंटल नाम कुछ और है, आप ये नाम क्यों बोल रहे हो? समटाइम्स वियर्ड भी हो जाता है ना? तो इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के साथ भी यही दिक्कत है कि कार्बन की चेन जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी, उनका सामान्य नाम बोलने में और लिखने में और समझने में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, कभी कभी तो हम खुद ही नहीं लिख पाते। तो दैट्स वाई एक कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए विधि बनाएगी, जो यहाँ पर भी वैलिड है, जो दुनिया के किसी कोने पर भी आप जाओगे तो वही पढ़ा जाएगा और वही लिखा जाएगा। तो उसी विधि को कहा जाता है आईयूपीएसी नामकरण विधि, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या? लिख लो इसका पूरा नाम, आईयूपीएसी नामकरण विधि का हमारी बुक में लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, अच्छा एंड पूरा लिखना है ना, ए है वहां पे, ए एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहला डाउट तो आपका ये होता कि आईयूपीएसी नामकरण का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये फुल फॉर्म होता है, फटाफट से इसे नोट कर लो, रेड कलर से मैं इसे ऐसे करके अंडरलाइन कर देता हूँ। देखना बेटा, धीरे धीरे करके लिखेंगे हम और बहुत अच्छे से इस लेक्चर को, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं ऑन है। पता चले मैं पूरे उत्साह के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ और उत्साह के साथ साथ कभी कभी धोखा भी हो जाता है। ठीक है, मैडम के साथ 2-3 बार हो चुका है, पढ़ाते पढ़ाते रिकॉर्डिंग शट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, पता नहीं क्यों, और फिर मैडम तो मैडम है, ये समझ लो कि बम विस्फोट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आईयूपीएसी नामकरण विधि। इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान होना चाहिए। उन बेसिक बातों का ध्यान ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको कार्बन की गिनती आना चाहिए। तो स्टार्ट विथ कार्बन की संख्या। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे कार्बन की
संख्या। फटाफट से जैसे जैसे हम हेडिंग डलवा रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। अब मान लीजिए आपका एक कार्बन है, फिर किसी संरचना में आपके कितने कार्बन हो सकते हैं, 2 कार्बन, फिर आपके 3 कार्बन हो सकते हैं, फिर आपके 4 कार्बन हो सकते हैं, फिर आपके 5 कार्बन हो सकते हैं, और ये गिनती चली रहेगी। 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ठीक है, देयर इज लॉट्स ऑफ कार्बन। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो यहां पर एक नाम या आप एक अनुलग्न लिख सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे उस कार्बन का नाम क्या होगा, आप क्या पढ़ेंगे, या आप लिख सकते हैं उस एल्किल समूह का नाम क्या होगा, एल्केन समूह का नाम क्या होगा। तो जब एक कार्बन होता है तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मैथ। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद ये वीडियो इतना एडवांस पे चला जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ से बोर मार रहा होगा तो यू कैन स्किप और फॉरवर्ड दिस वीडियो। ठीक है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, यदि आपको ये सब आता है तो आप आगे बढ़ा लेना, क्योंकि आगे में एडवांस लेवल के रूल्स भी इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ना आजकल बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन है बेटा, आप बढ़ा लेना, परंतु आप आगे बढ़ा के भी एक एक नियम को समझते रहना। ठीक है, एक कार्बन हो गया मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेट। ठीक है, इसके आगे भी गिनती है, यू कैन गूगल, बट मैं फिर भी बता देता हूं। इधर आगे भी आप जाएंगे तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, फटाफट से पहले इतना लिखो, कॉपी में जगह होनी चाहिए प्रॉपरली। ये इसके नीचे आ जाओ तो पूरी ऐसी गिनती बना सकते हो, या आप नंबरिंग भी डाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करते रहना। ठीक है, दूसरे बार में नोट्स बनाना, पहले बार में देखो। देन यदि ये कार्बन क्या करते हैं, ये कार्बन 4 आबंध बनाते हैं, और ये चारों आबंध जो है वो कैसे होते हैं बेटा, सिंगल होते हैं। क्या होते हैं, क्या कह रहे हैं हम, सारे आबंध जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, या आप सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हो इन्हें। तो मान लीजिए ये सारे आबंध कैसे होते हैं, सिंगल। कहीं 2 ही आबंध दिख रहे हैं आपको, सिंगल आबंध। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, हैलोजन हो सकते हैं, बहुत सारे दूसरे क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं। क्रियात्मक समूह के लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो होगा, परंतु जब इन कार्बनों से प्रॉपरली हाइड्रोजन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पर CH4, यहाँ 4 जगह थे, आबंध बना सकते हैं, चारों से एक एक हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। दूसरे वाले पे कितने कार्बन है, 2, तो पहले कार्बन से होगा CH3, इधर C, 3 हाइड्रोजन, इधर C डैश मार के फिर से CH3। ठीक है, इसी प्रकार से इसका CH3, CH2, CH3। ठीक इसी प्रकार से CH3, CH2, CH2, CH3। यह मैं पूर्ण संरचना सूत्र लिख रहा हूं, है ना, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, है ना। कुछ इस प्रकार से संरचना होगी हमारी। हम ये कह रहे हैं कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल आबंध बनाया। तो जब सिंगल आबंध जुड़े हो तो ऐसी अवस्था में यहां पर आप हेडिंग डाल लेंगे क्या, सूत्र या संरचना सूत्र। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम हम इसके नीचे लिखेंगे। तो मैथ है, जब कार्बन सिंगल आबंध बनाए तो एक अनुलग्न लगता है जिसका नाम होता है एन। क्या लगता है बेटा, एन। ये अनुलग्न आप यहां पर इस एल्कीन समूह के नाम पर लगा देंगे, तो मैथ प्लस एन बराबर होगा मैथेन। उसी प्रकार से इस संरचना का नाम होगा एथेन।
फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, और फिर हमारा पेंटेन, है ना। इधर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डाइकेन, इस प्रकार से आप इनके नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बहुत ही आसान था। क्या था? आसान। और इन एल्केनों के लिए हमारी बुक में एक शब्द लिखा है। चलो, ये पेन शहीद हो चुका है, अब इस पेन का प्रयोग बंद करते हैं। दूसरा, अब जैसे कि इन संरचना को हमने एल्केन कहा, पूर्व में इन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया आ गया तो पैराफिन भी कहा जाता था। ठीक है, ये जितने दिख रहे हैं इन्हें और क्या कहते थे पूर्व में? पैराफिन। एल्केन तो हम अभी बोलते हैं इन्हें, इसके पहले इन हाइड्रोकार्बनों को पैराफिन भी कहा जाता था। पैराफिन एक तरह का लैटिन नाम है। आप ये समझते, एनीफिटी नाम बोल सकते हैं, खुली संरचना वाले नाम है। तो इस प्रकार से इनका नाम पैराफिन भी आप कह सकते हैं यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गए कि एल्केनो का पूर्व नाम क्या था, तो पैराफिन आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये था पीएनएसटी लेवल का क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकंड थिंग। अब यहां पर हमने एक चीज देखी कि जो कार्बन है ये सीधे सीधे जुड़े हैं, इन पर किसी भी प्रकार की कोई ब्रांच नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कहीं डबल आबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो पर ऐसा थोड़ी ना होगा कि हर बार ऐसी सीधी सीधी श्रृंखला होगी, इतने आसानी से आपको समझ में आए। अब बात करते हैं एडवांस लेवल के आईयूपीएसी नामकरण की। फटाफट से ये नोट करो, मैं मिटाने वाला हूं कि जब सिंगल आबंध हो, आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि जब कार्बन में सभी आबंध सिग्मा आबंध हो तो ऐसी स्थिति में अनुलग्न एन लगाया जाता है और उससे कुछ इस प्रकार नाम निकलते हैं, जैसे कि एक कार्बन है उसके लिए मैथ, उस पर एन अनुलग्न लगेगा तो बन जाएगा मैथेन। इसी प्रकार से दो कार्बन है तो उसके लिए अनुलग्न नाम शब्द का प्रयोग होता है, एल्किल का नाम होता है एथ, उसमें अनुलग्न लगता है लास्ट में एन, अनुलग्न मतलब प्रत्यय, तो अंत में लगेगा और यहां पर बन जाएगा एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। ठीक है, अब इसी के प्रकार से क्या होगा, कभी कभी इसी में थोड़ा सा बता देते हैं, कभी कभी CH4 नहीं होगा, क्या होगा? CH3 होगा। कभी कभी यहाँ पर CH3 होगा, एक CH2 होगा। चलो इधर का मिटा दे रहे हैं, हमने पहले बोला था, आप लिख लेना। कभी कभी, अब एडवांस लेवल का चल रहा है ना, कभी कभी इन संरचनाओं में एक आध हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या होगा? एक आबंध जो है वो खुला रहेगा। ये कहीं ना कहीं अपूर्ण रूप से आगे भी संरचना निर्मित करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। मैं इसका बड़ा सूत्र लिख रहा हूं, 1 2 3 4, कितने कार्बन है हमारे पास में? C4, एक 3 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ आप कर देंगे H9 और ये आगे भी कुछ इस प्रकार से संरचना। तो जब CH4 ना होके CH3 हो तो इट्स बिकम मैथिल समूह, ये बन जाएगा प्रोपिल समूह, ये बन जाएगा एथिल समूह, और ये बन जाएगा आपका ब्यूटिल समूह। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखोगे, ये बन जाएगा पेंटिल समूह। इस प्रकार से जब मान लो अब ये क्या होगा, आगे भी ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, यहां पर हम इसे आगे देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसा होता है, अभी तो आप लिख लो। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एडवांस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, जिसे अब हम पढ़ेंगे। ठीक, चलो ये सब चीजें मिट रही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जो कि होगी सिर्फ आईयूपीएसी नामकरण के नियम। अब आप हेडिंग डाल लेंगे आईयूपीएसी नामकरण के नियम, की कौन कौन से नियम है जिसकी मदद से आप आईयूपीएसी नामकरण सीख सकते हैं। यहां पर आईयूपीएसी नामकरण की के नियम हमारी कुछ बुक में दिए हैं, बुक में बहुत सारी जगह मिसप्रिंट है। ठीक है, जिसके भी पास बुक हो एनसीईआरटी की, जो बुक मेरे पास है, जो बुक मैंने बच्चों के पास देखी, बहुत सारी जगह मिसप्रिंट है। तो इफ कोई देख रहा है तो टैग कर देना एनसीईआरटी को कि यहाँ पर करेक्शन करने की आवश्यकता है। तो वो करेक्ट, थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक है, वो करेक्ट होनी चाहिए बुक में। ठीक है, क्योंकि यदि बुक में ही गलत होगा तो बच्चे भी गलत ही पढ़ेंगे। देन आगे देखते हैं आईपीएससी नामकरण के नियम। चलो, अभी श्रृंखला कैसी थी? सीधी थी।
अब मैं भी एक सीधी श्रृंखला बनाता हूं जिसमें कितने कार्बन होंगे टोटल, यहाँ पर हमारे पास में है 9 कार्बन। ठीक है, तो जो बुक में उदाहरण है मैं वही उदाहरण उठा रहा हूं। CH3 CH3 सॉरी, अब CH3 नहीं आएगा सर, CH2 आएगा। CH2 CH2 कार्बन गिनते जाएंगे आप लोग। CH2 5 हो गए हैं, CH2 6, CH2 7, CH2 8 और CH2 9। यहां पर आएगा 3। ठीक है, ये सीधी श्रृंखला है, अभी हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब क्या हो, यहां पर एक ही हाइड्रोजन हो और यहां पर से एक ब्रांच निकली हो। सिमिलरली एक ब्रांच हमारे छठवें कार्बन से निकली हो। 1 2 3 4 5 6 है ना, कुछ इस प्रकार से ब्रांच निकली हो। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है, सबसे पहले वो समझते हैं। क्या सर ऐसे लिख दें, पहले मैथिल का नाम लिख दें फिर एथिल का नाम लिख दें, क्या होगा इस संरचना में? तो सबसे पहले ऐसी संरचना में हमें जो करना है, जब कार्बन की बहुत बड़ी श्रृंखला हो और बहुत सारी ब्रांचेस निकली हो, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कार्बन की कौन सी श्रृंखला सबसे लंबी है, कार्बन में कौन सी श्रृंखला में सबसे अधिक कार्बन आ सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम ब्रांच को काउंट नहीं करेंगे, हम सीधी वाली श्रृंखला काउंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में टोटल कितने कार्बन है बेटा, 9, जैसे कि हमने सीखा या देखा। ब्लैक पेन है क्या हमारे पास में? हाँ, तो यहां से यहां तक ये जो श्रृंखला आपको दिख रही है, इस श्रृंखला को कहा जाता है जनक श्रृंखला। क्या कहते हैं इसे? जनक श्रृंखला, या आप इसे मूल श्रृंखला भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नामकरण में हमें मेन श्रृंखला देखनी होती है। आप चाहो तो नियम नंबर 1 लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले जनक श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। तो टोटल हमारे पास कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। ठीक है, 9 कार्बन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है बेटा? नॉन। क्या प्रयोग होता है? नॉन। एक एक करके ध्यान से समझेंगे आप। नॉन। ठीक है, देन क्या कार्बन ने सभी जगह पर सिंगल आवन बनाए? हाँ, सिंगल ही आवन बनाए, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं सिंगल आवन के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। सभी अभी सिंगल आवन बनाएंगे, डुअल आवन वाले भी जल्दी पहुंचेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमारे कदम बढ़ेंगे। हम एकदम से डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करेंगे तो बिल्डिंग ढह जाएगी। ठीक है, गिर जाओगे आप डायरेक्ट सीढ़ी चढ़ने की कोशिश। तो नॉन, और हमें पता है जब सारे आवन सिंगल हो तो हम एक अनुलग लगाते हैं जिसका नाम होता है एन। नौ नेम इसका पहला नाम होगा, मूल श्रृंखला का नाम क्या होगा? नौ नेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेन, नॉनेन, ऐसे करके इनका नाम हमें समझना है। ठीक, चलो अब दूसरा नियम क्या कहता है? अब हम याद करेंगे कि इस कार्बन में पहला कार्बन कौन सा होगा? ये वाला पहला कार्बन होगा या ये वाला पहला कार्बन होगा? ठीक है, बड़ी दुविधा है ना, बड़ी दुविधा। तो आप ये लिख सकते हो कि जिस ओर से यदि आप गिनती स्टार्ट करें और आपको लघुत्तम अंक मिले, मतलब जब भी आप कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करें और जिस ओर से आपको सबसे छोटे अंक मिले कार्बन की ब्रांचों के, वहां पर आपका जो आईयूपीएसी नामकरण होगा वहीं से शुरुआत होगा। चलो नियम पे देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। इधर से 1 2
थ्री, सॉरी 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 और ये 9, है ना? यही ठीक है। चल लेट्स गो। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि कार्बन में सबसे लघुत्तम अंक कहां प्राप्त हो रहे हैं हमें। तो इसके लिए दो नियम लिखेंगे। जिस ओर से प्रतिस्थापी समूहों को लघु, यहां पर आप लिख लेंगे छोटे या छोटा अंक प्राप्त हो, उस ओर से अंकन किया जाता है, या जिस ओर सबसे अधिक प्रतिस्थापी समूह हो, उस ओर से अंकन लिख दिया हमने, अंकन किया जाता है। चलो ध्यान से देखो, वी हैव टू ऑप्शन। ये नियम दोनों लिखोगे एक के नीचे, देन फिर मैं तीसरे नियम से स्टार्ट करूंगा। तो हम अंकन किधर से स्टार्ट करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6, इस ओर से यदि हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इस वाली ब्रांच के लिए नंबर 2 मिल रहा है और इस वाली ब्रांच के लिए नंबर 6 मिल रहा है, ठीक है। और इस ओर से यदि नंबर हम कर रहे हैं, इस ओर से यदि हम गिनती कर रहे हैं तो इस वाली ब्रांच के लिए हमें नंबर 4 मिल रहा है और इस वाली ब्रांच के लिए हमें नंबर 6 मिल रहा है, ठीक है। देखो 4, सॉरी इस वाली ब्रांच के लिए हमें नंबर 8 मिल रहा है, इसके लिए 4 मिल रहा है। इस ओर से कर रहे हैं तो इस वाले के लिए 2 मिल रहा है और इस वाले के लिए 6 मिल रहा है। बताओ कौन सा वाला अंक छोटा है? कौन सा वाला छोटा है बेटा? तो यहां पर आपका छोटा वाला अंक है ये ऊपर वाला। तो ऐसी स्थिति पे आप सामने लिखेंगे 2। अच्छा ठीक है, ओके। एक और नियम याद है। तो अब दिक्कत है कि दो प्रतिस्थापी समूह है, पहले कैसे लिख दें? मैथिल को लिखें या एथिल को लिखें, है ना। तीसरा नियम भी यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए, है ना। तीसरा नियम भी लिख देना चाहिए। चलो देखते हैं कि फ्रेम हमारे पास में कितना है, तो हम उस हिसाब से देख लेते हैं ना। तिरछा ही लिखाता है क्या हर बार? हम सीधा लिखने की कोशिश करते हैं, तिरछा ही लिखाते हैं। चलो तीसरा नियम भी आ सकता है, लिख देते हैं। तीसरा नियम लिखो, एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह होने पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आने वाले एल्केन समूह, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम सीधा लिखना, समूह को पहले
लिखा जाता है। ठीक है, अब एक लाइन क्लियर हो गई कि जब एक से अधिक प्रतिस्थापु या फिर कार्बन की ब्रांच हो तो ऐसी स्थिति में पहले किसे लिखा जाएगा, तो जो अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में पहले आता है। तो आप मुझे बताएंगे कि मैथिल एम से स्टार्ट होता है और एथिल ई से स्टार्ट होता है, तो पहले अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में ई आएगा या एम आएगा। यू हैव टू कॉमेंट राइट डाउन। ठीक है, आई होप सो एथिल पहले आता है, तो हम सबसे पहले किसे लिखेंगे, एथिल को लिखेंगे। देखो, इससे पहले इससे अच्छा आईयूपीएसी नामकरण समय देके मैंने नहीं पढ़ा है, मैं खुद बता रहा हूं इस बात को। तो ये वीडियो जरूर शेयर कर देना अपने दोस्त को जिन्हें आईयूपीएसी नाम से बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, एक एक नियम लिखवा रहा हूँ, एक एक चीज साथ में लिखवा रहा हूँ ताकि आपको आईयूपीएसी नंबर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आएगा आपका एथिल। तो एथिल का नंबर क्या है, नंबर 6। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 6 एथिल 2 मैथिल नोनेन। ठीक है, नोनेन, 6 एथिल 2 मैथिल नोनेन। ठीक है, इस प्रकार से आपके 3 नियम यहाँ पर तो क्लियर हो चुके हैं। अब फटाफट से तीनों नियम नोट करो। चौथे नियम की स्टार्ट होती है चीजें, और इसमें हम ये देखेंगे कि रकील कहाँ लगा पाड़ते हैं, कॉमा कहाँ लगाते हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो यहाँ पर आपकी बीच में एक रकील आती है, यहाँ कॉमा आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम अभी समझेंगे थोड़ी देर बाद। डन, फटाफट से तीनों नियम नोट करो, देन हम स्टार्ट करते हैं चौथे नियम से। यहाँ सिंगल ब्रांच थी, एक एक करके हमने सब कुछ देख लिया। चलिए जी, चौथी संरचना के लिए हम अलग अलग टाइप की संरचनाएं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन तो शहीदी हो चुका है, बिल्कुल ही नहीं चल रहा, बार बार हाथ में आ रहा है। चलो देखो, CH3 CH, यहाँ एक ब्रांच निकली है CH3, आगे CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, CH3 है, और इधर आगे भी CH3 है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास में एक और एक संरचना यहाँ जगह छोड़ देते हैं, इधर हम आईयूपीएसी नामकरण के नियम लिखेंगे। एक और संरचना हमारे पास में है, यहाँ एक कार्बन है, इससे ब्रांच निकली हुई है CH3, इधर साइड भी CH3, यहाँ पर भी CH3, आगे आप जाएंगे हमारे पास में है CH2, CH, ऊपर की तरफ एक ब्रांच निकली है CH3 की, और यहाँ पर है CH3। तो ऐसी अवस्था में किस ओर से अंकन किया जाएगा, तो मैं आपको नियम लिखवा चुका हूं कि जिस ओर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह होते हैं उस ओर से हमारा नामकरण स्टार्ट होता है। अब जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गलत छपी हुई है, एक संरचना है जो सबसे गलत छपी हुई है, ठीक है, उसका मैं यहाँ पर वर्णन करने की कोशिश करता हूँ। आ सकता है क्या, चलो देखते हैं। यह है CH2, यहाँ पर है CH3, आगे वाले कार्बन से एक ब्रांच निकली हुई है, और ये ब्रांच है C2H5 की, वहां पर अलग तरीके से लिखा है, मैंने सीधे सीधे लिख दिया। आगे एक कार्बन है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3 जो कि यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, आगे है CH2, फिर से आगे है CH2, और ये है CH3। तो ऐसी अवस्था में कैसे नामकरण होगा, कैसे डैश लगाया जाएगा, इन सब चीजों के नियम को हमें ध्यान में रखना है। तो एक एक करके चीजें समझते हैं, कहां से अंकन स्टार्ट होगा, ये सब चीजें देखते हैं। तो नियम नंबर फर्स्ट, किसे प्राथमिकता दी जाएगी, कौन हमारा पहला कार्बन होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें यदि आप अंकन करोगे ना तो कुछ चीजें सिमिलर निकलेगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। ठीक है, क्या कॉमन है सर, इधर से गिन रहे तो दूसरा आ रहा है, इधर से भी गिन रहे तो दूसरा आ रहा है, इधर से गिनोगे तो ये चौथा आएगा, इधर से गिनोगे तो ये चौथा आएगा, मतलब यहाँ पर समानता है। तो ऐसी स्थिति में एक नया नियम निकल गया। ऐसी स्थिति में कोई नया नियम नहीं है,
सिमिलर क्या है? सिमिलर है मैथिल समूह। मैथिल समूह कितने बार है? 2 बार है। ठीक है, यहां पर मैथिल समूह कितने बार है? 2 बार है। यहां पर कितने बार है? 2 बार है। तो ये चीज इन सभी में कॉमन थी कि मैथिल समूह जो है वो कितने बार आया है। यहां पर एक बार, यहां पर एथिल समूह एक बार। तो इन सभी का नामकरण हम समझते हैं। ठीक है, फटाफट से देखते हैं कैसी क्या स्थिति इन सभी के लिए उत्पन्न होती है। डन। देखो, सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं हम, कैसे निकालेंगे। यहां पर उधर से गिनो, इधर से गिनो, 2 4 2 और 4, दूसरा कार्बन चौथा कार्बन, या फिर ये दूसरा कार्बन ये चौथा कार्बन। क्या जुड़ा है बेटा? मैथिल समूह। यहां पर आप लिखेंगे मैथिल। मूल संरचना में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। यहां पर आप लिख देंगे पेंटेन। मैथिल समूह कितने हैं सर? 2 है। 2 के लिए जो अनुलग्न प्रयोग किया जाता है वो होता है डाई। अब यहां पर फिर से हमें देखना है कि गिनती किधर से स्टार्ट होगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ नंबरिंग। कहां से करते हैं? 1 2 3 4 5। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, है ना। देखो किधर से छोटे अंक मिलेंगे हमें? इधर तरफ ज्यादा प्रतिस्थापी समूह, तो हमारी गिनती इधर की तरफ से चालू होगी। ठीक है, या फिर दूसरा नंबर, पहला वाला रूप, जिस तरफ से हमें सबसे छोटे अंक प्राप्त होंगे हम उसे आयुपैथी नामकरण मान लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर दूसरे कार्बन पर कितने मैथिल समूह है? 2 2 2। ठीक है, आपने क्या लिखा? 2 2। फिर उसके बाद में कहां पर? चौथे नंबर पर क्या है? मैथिल समूह। कितने मैथिल समूह है सर? 3। 3 के लिए शब्द लगेगा ट्राई। प्रतिस्थापी समूह का नाम मैथिल समूह। तो 2 2 4 ट्राई। ट्राई शब्द 3 मैथिल समूह के लिए। मैथिल काय की संरचना है? वो पेंटेन की संरचना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जब इसकी बात करेंगे तो ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर चौथा नंबर आ रहा है, यहां 5वां नंबर आ रहा है। ठीक है, इधर से गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा चौथा, इधर से देखोगे चौथा 5वां। इधर आप गिनती लिखोगे तो 4 5, और इधर से लिखोगे तो 3 4। तो वही हमारा सबसे पहले कौन आता है? यहाँ पर मैथिल समूह तो है, साथ में कौन है? एथिल समूह। तो पहले किसे लिखेंगे हम? पहले हम उसे लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। तीसरे वाले नियम जो हमने पहले पढ़ा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3। अच्छा, रेड कलर की ना सैचुरेशन वीडियो में थोड़ी कम आती है ना, तो अच्छे से लिखना 3 एथिल। उसके बाद में यहां पर आप लिखोगे 2, इन सभी के बीच में होता है डैश। 2 2 डाई मैथिल। कितने कार्बन है टोटल? 7। तो यहां पर आएगा हेप्टेन। क्या आएगा? हेप्टेन। अब यहां पर एक नियम जो आपको लिखना है कि जब चौथा नियम आपका ये होगा, जब एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में हो, तब 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर थक गए। शब्दों का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चौथा नियम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चौथा नियम। अभी दो नियम और हैं, वैसे नियम और भी बहुत सारे हैं। अभी कार्बन की सीधी श्रृंखला चल रही है, तो जब बड़ी श्रृंखला होगी तो उसके लिए अलग नियम होंगे। ठीक है, तो चौथा नियम है, जब एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में हो तब दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए डाइटर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब एक और संरचना देखते हैं ऐसी जिसमें क्या हो कि प्रतिस्थापी समूह एक जैसे हो। कैसे हो, एक जैसी दूरी पर हो। ठीक है, इधर से भी गिनो तो वही स्थिति, उधर से भी गिनो तो वही स्थिति। अब इसके लिए हमको दूसरा वाला उदाहरण लेना पड़ेगा। आपकी बुक पर लिखा है, चौथा नियम लिख लो फटाक से, उसे भी मिटाने वाला हूं मैं। हर एक चीज बोलने के पहले फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, हम 8 कार्बन की एक चेन बनाएंगे। जरूरी नहीं आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आप हर एक चीज का दो दो उदाहरण लिखोगे। मैं एक बना रहा हूं, आप दो दो बनाएंगे, आपके हिसाब से आप पेज छोड़ देंगे। तो हम एक 8 कार्बन की चेन बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये हमारी 8वें कार्बन। ठीक है, यहां पर आप कर देंगे CH3, यहां CH2, यहां पर आप CH निकाल के ब्रांच निकाल देंगे, वो होगी आपकी C2H5 की। यहां आएगा CH2, यहां पर भी CH2, यहां आएगा CH3, यहां एक H लगा दीजिए, यहां आएगा CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, ये आपकी एक संरचना है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप नंबरिंग करने जाओगे, क्या करने जाओगे, ऐसी स्थिति में आप नंबरिंग करने जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिनोगे तो ये तीसरा पड़ेगा, ये छठवा पड़ेगा। इधर से गिनोगे तो ये तीसरा पड़ेगा, ये छठवा पड़ेगा। विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हुई, किसे पहले लिखे किसे बाद में लिखे। ठीक है, रिश्तेदार टाइप, किसका कार्ड में नाम पहले छपाएं, किसका कार्ड में नाम बाद में छपाएं। तो एक बहुत अच्छा आपको देने जा रहा हूं कि रिश्तेदारों में तो हम जो पहले बड़ा होता है, जो पुराना होता है, उसका नाम लिख देते। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो बड़ा है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा कि जैसे कि एथिल बड़ा है तो एथिल का पहले लिख देंगे ना, ये नियम लागू ही नहीं होता। यहाँ पर नियम ये लागू लगता है भाई साहब, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आएगा, क्या, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आएगा उसी कार्बन को आप सबसे छोटा अंक देंगे। ठीक है, उसे ही आप लघुत्तम अंक देंगे, या आपकी गिनती उसी ओर से स्टार्ट हो जाएगी। तो जब छठवां नियम है ये, प्रतिस्थापी, छठवा या पांचवा, 3 पहले लिखा थे, चौथा ये पांचवा। जब प्रतिस्थापी समूह एक जैसी स्थिति में हो और दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग हो। कैसे हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, तब आप अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो शब्द पहले आएगा उस प्रतिस्थापी या कार्बन श्रृंखला को प्रतिस्थापी समूह को लघु यानी कि छोटा अंक देंगे। अच्छा, बुक में बड़े अजीब तरीके से लिखा है ऐसा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब ऐसी कोई स्थिति आएगी, जैसे कि यहाँ पर हमारा मैथिल जो स्टार्ट होता है वो M से स्टार्ट होता है और एथिल जो स्टार्ट होता है वो E से स्टार्ट होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले कौन आएगा,
ई आएगा, बाद में आएगा। तो हम हमारा कहने का मतलब ये कि जो एथिल वाला समूह है इसे आप पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका नाम स्टार्ट होगा 3 एथिल, 6 मैथिल, 10। ये होगा इस संरचना का आईयूपीएसी नाम, ना कि 3 मैथिल, 6 एथिल, ऑक्टेन। यही आपका रूल नंबर 5वां है यहाँ पर, ठीक है। यही आपको समझना है। और अब सबसे बड़ा रूल जो लंबी श्रृंखला के लिए लागू होता है कि मान लो कोई बहुत बड़ी श्रृंखला है और आप नंबर करने में फंस जा रहे हो, तो आप मूल श्रृंखला का नाम अलग लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि सबसे पहले मूल श्रृंखला का नाम लिख दो, फिर उसके बाद में जो भी ब्रांच उससे छोटी मोटी ब्रांच जुड़ी होगी उसका नाम अलग से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CH3 को हम क्या बोलते हैं, मैथिल। CH3 CH2 को हम क्या बोलते हैं, एथिल। इस प्रकार की संरचनाएं आपको कभी कभी ब्रांच में भी देखने को मिलेंगी। तो एक बड़ा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ जो हमारी बुक में दिया हुआ है। आई होप सो मुझे उठा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होगा, और यदि मैं इसे ना पढ़ाऊं तो आप बोलेंगे सर ने मेन चीज तो पढ़ाई ही नहीं, है ना। तो इसे समझते हैं सबसे पहले। डन, फटाफट से ये वाला नियम लिख लो, इसके बाद में हम आगे वाला नियम लिखेंगे, जहां आप इसके बाद में ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट भी हम स्टार्ट करेंगे क्रियात्मक समूह के आधार पर कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं और कौन कौन से क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता दे दी जाती है। ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आप अनुलग्न लगाना अभी यदि सीख गए तो मैं लिख के देता हूँ कक्षा 12वीं की जो आपकी केमिस्ट्री होगी वो एकदम फाइन होगी। वैसे ये वो टॉपिक है जो बच्चे हेट करते हैं, पर आई लव दिस टॉपिक, आई इंटरेस्टेड टू टीच यू दिस टॉपिक, ठीक है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा टॉपिक है। जितना ज्यादा इसको समय दोगे, इस पे अपनी रुचि दिखाओगे, ये उतना ही ज्यादा आपको सपोर्ट करता है। स्पेशली 11वीं हो चाहे 12वीं हो, या फिर आगे आप किसी भी फील्ड पर चले जाए। डन है। तो मैं एक बड़ी संरचना बनाने वाला हूं, और ये बड़ी संरचना आपको बहुत काम आने वाली है। ये बुक में भी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास में टोटल कितने हैं, 10 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट वाले पे CH3 आता ही आता है, देन शुरू वाले में CH3 आता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्यों आता है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, इधर से 5वें कार्बन पे, कहां से, हाँ ये हमारा 1 2 3 4 5 5वीं कार्बन पे ना, 10 9 8 7 6, और ये हमारा 5वां कार्बन। यहां पर क्या हुआ है, एक ब्रांच निकली हुई है, और ये ब्रांच इधर गई है 1 2 3, है ना, 2 3 4 5, इसको हमने 5वां दिया है। यहां से फिर से ये गई है CH2 CH3। अब ये वाला क्या हो रहा है, कहां पर, इसके जस्ट बाजू में, यहां पर से भी 2 ब्रांच निकली हुई है, CH3 CH3। यहां पर क्या आएगा बेटा, CH2, ठीक है। ये यहां पर एक ब्रांच निकली हुई है, इसके बाद में यहां पर ये वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से भी एक ब्रांच निकली है, और ये वाली ब्रांच जो है वो है एथिल समूह की। यहां पर आप लिखेंगे CH2 CH3, इधर पे आएगा आपका CH2, और ये इधर पे सबको संतृप्त कर दो भाई, सबके बॉन्ड लिख दो प्रॉपरली, ठीक है। कुछ इस प्रकार की ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि सर आपने बोला था सीधी श्रृंखला में जो चीजें लिखी है हम उन्हें पहले नाम देंगे, तो अब आप हमें ये बताएंगे कि कैसे इस संरचना का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। इसका नाम हम लिखने की कोशिश करेंगे। डन, चलो। तो यहां पर हम
जो लिखना प्रारंभ करेंगे, जो गिनती हमारी प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। चलो कुछ लोग ऐसा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुछ लोग ऐसा भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, है ना, ऐसे भी गिनी जा सकती है ये। अच्छा, ब्रांच यहाँ पर भी निकली है, इधर पे भी ब्रांच निकली है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रांच आपको कभी ऐसी दिखे, तो हमने ये देखा है कि प्रतिस्थापी समूह किस ओर से ज्यादा आएंगे। हमने देखा है ना कि हमें ये देखना है कि प्रतिस्थापी समूह किस ओर से ज्यादा आ सकते हैं। तो इस ओर से देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर तीसरे पे, यहाँ पांचवे पे। इधर से देखोगे 1 2, एक 3 पे है और एक 5 पे। एक कहां पर है, एक 3 पर है और एक 5 पर है। फिर 5 के बाद में हमें इधर भी देखना है, कहां पर, यहाँ पर, इधर पे भी तो है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिमाग चकरा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अलग वाली ब्रांच है उसे सबसे पहले साइड लाइन कर दो, और इस वाली ब्रांच का नाम आप मुझे बताओ कि क्या होगा। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, ठीक है। यहां पर 3 हो जाता तो ये ब्रांच ही अलग हो जाती, मगर आगे भी क्या है, आगे भी ब्रांच बढ़ी हुई है। तो ये संरचना ब्यूटेन से परिवर्तित होगी, और मैंने आपको बताया था कि ये हो जाएगी ब्यूटेन से ब्यूटेल, क्योंकि एक हाइड्रोजन होता तो ब्यूटेन हो जाता, मगर एक हाइड्रोजन है क्या, नहीं, आगे भी उसने ब्रांच बनाया है। तो ये हो जाएगी ब्यूटेल, और ब्यूटेल से क्या जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन के साथ में एक एथिल समूह जुड़ा हो गया। तो 3 एथिल ब्यूटेल, इस संरचना का नाम क्या है, 3 एथिल ब्यूटेल। अब इधर से हम गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं बेटा, 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। एक मैथिल समूह ये जुड़ा हुआ है, एक मैथिल समूह ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे डाकेन, क्या, डोकेन, है ना। 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए 9, 10 के लिए डॉकेन, या डेकेन भी आप लिख सकते हैं। डॉकेन, डेकेन, बोथ आर सिमिलर। तो यहां पर आप डेकेन लिखेंगे। देन आगे जब हम जाएं इस पे, तो कहां पर, यहां पर तीसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। परंतु सर बात ऐसी है कि पहले एथिल आएगा कि मैथिल आएगा, बताओ क्या आएगा। पहले आता है एथिल, क्या आता है पहले, एथिल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल, और एथिल कहां जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा है 5वें कार्बन पर। तो यहां पर आप लिखेंगे 5, ब्रैकेट के अंदर पे लिखेंगे 3 एथिल ब्यूटेल, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद में आप लगाएंगे डैश 2 2 डाई, सॉरी मिस्टेकन, 3 3, कहां पर, ये तीसरे कार्बन पर, 3 3 डाई मैथिल, और ये हो जाएगा डेकेन। इस प्रकार से इसका नाम आप सीख सकते हैं, ठीक है। जब कुछ भी समझ में ना आए तो हमें ये देखना है कि प्रतिस्थापी समूह किस ओर से नजदीक होंगे। इसका भी आप चाहो तो नाम लिख सकते थे, इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का होता, आप पहले डेकेन लिखते, फिर आप लिख सकते थे 3 एथिल। इस संरचना को आप सीधी कर देते, तो यहां से एक सीधी संरचना आपकी निकलती 1 2 3 4, 4 पे आप लिखते। जिस बच्चे को सीधा लिखना होगा, हमने क्यों नहीं बताया वो भी देख लेते हैं। चलो ऐसे में देखिए 1 2 3 4, 4 पे हम लिखते, और 4 के बाद में हम क्या लिखते, गिनती कहां से स्टार्ट होती बेटा हमारी, ऑब्वियस सी बात है इधर से स्टार्ट होती। जिस ओर सबसे वो कार्बन है, कौन से कार्बन है, जिस ओर क्रियात्मक समूह ज्यादा है, तो हमारी ऐसी होती है 1 2 3 4, है ना। ऐसे करके हम काउंट कर लेते, और फिर हम लिखते 2 2 डाई ब्यूटेन, है ना। क्या लिखते हैं हम,
2,2 डाई मैथिल, 2,2 डाई मैथिल ब्यूटेन। अब 2 + 2 कितना होता है 4, और यहाँ कितना आ रहा है सिर्फ 3। इसीलिए सबसे पहले इधर से न गिनते हुए इसको मेन श्रृंखला मान लिया गया और इसको ब्रांच मान लिया गया। ठीक है, हमारा ये नियम होता है कि हम हर बार ये देखते हैं कि हमें लघुत्तम अंक प्राप्त हो। तो जब आप यहाँ पर देखते तो यहाँ पर आता 4,4, क्या आता 4,4 डाई मैथिल आता, और यहाँ पर हमारा सिर्फ एक संख्या में काम हो गया जो कि है 3 एथिल ब्यूटिल। डन। इस प्रकार से इसे हमने लिखा। वैसे ही यदि इधर पे आते तो आप लिखते 5, 2,2 डाई ब्यूटिल, फिर इधर लिखते आप 5, कहां पे जुड़ा है ये, हाँ यहां पर आप लिखते 5, 2,2 डाई मैथिल ब्यूटिल, फिर आप लिखते 3 एथिल डेकेन। इस प्रकार से आपका एक नाम ये भी बनता है, परंतु ये वाला नाम नहीं होगा जो कि हो जाता गलत। ठीक है, ऐसे करके आप अलग अलग प्रकार से नाम, और यही आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें आपकी बुक में भी दी हुआ। आई होप सो मैं समझाने में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ आईपीएससी नाम कर, स्पेशली सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का। चलिए श्रृंखला वाले का बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले हम प्रतिस्थापी समूह और उनके व्युत्पन्नों के बारे में देखेंगे। बेसिकली यदि आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है, क्या यदि आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है तो आप वहां से भी सारे प्रतिस्थापी समूह को लिख सकते हैं। होप अच्छा लगा होगा वीडियो, लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। एक एक नियम लिख लेना, सभी कुछ साथ में आपको देखते हुए चलना है। सपोर्ट करिएगा सरल एकेडमी को, कमेंट करना भी है आपको, मैडम की वीडियोस भी देखने हैं, और यही चीज हमने 1 मिनट शॉर्ट में भी समझाई है। ठीक, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, राधे राधे।